नमस्ते। कानपुर से बड़ी खबर है। किडनी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कानपुर पुलिस की टीम देहरादून को रवाना हो गई है। डोनर आयुष के कॉलेज जा सकती है पुलिस। आयुष के दोस्तों से जानकारी जुटाएगी पुलिस। कॉलेज मैनेजमेंट से भी जानकारी लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। आयुष के दोस्तों से जानकारी जुटाएगी पुलिस। कॉलेज मैनेजमेंट से भी पुलिस पूछताछ करेगी। किडनी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कानपुर पुलिस की टीम देहरादून रवाना हो गई है। डोनर आयुष के कॉलेज जा सकती है पुलिस। आयुष के दोस्तों से जानकारी जुटाएगी। अमित गंजूस इस पर अपडेट लेते हैं। जी अमित, क्या विस्तृत जानकारी इस मामले में आपके पास है और अब कानपुर पुलिस देहरादून जा सकती है? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक उलझी हुई थी, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुलझती जा रही है। अगर बात की जाए इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने वाले माफियाओं की, तो इनके तार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कहीं ना कहीं उत्तराखंड तक सीधे तौर पर प्रथम दृष्टिया जुड़ते दिख रहे हैं। अगर बात की जाए इस कानपुर की, तो कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के इस आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल की जांच के दायरे के साथ साथ ये पता लगने लगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर एक लंबा खेल होता है। इस लंबे खेल में 60 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट अभी तक हो चुकी हैं। कईयों की जिंदगी पर बात आ गई, कुछ लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अगर हम पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल की माने तो उनको जो इनपुट मिला था उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम गई और उसके रघुवीर लाल की नेतृत्व में जो टीम थी, 60 सदस्यीय टीम इस पर लगी रही। बाद एक एक करके इन 6 लोगों को, डॉक्टर दंपति के साथ 6 लोगों को पकड़ा गया। फिर डीसीपी तक ये मामला आया और डीसीपी कासिम ने पूरी टीम को तैयार किया और एक एक करके छापेमारी का दौर चला, जहां एक और आज की डेट में 5 टीम्स काम कर रही हैं जो एनसीआर, मेरठ और उत्तराखंड में है। अगर बात की जाए तो लखनऊ में एक टीम ने डेरा डाला हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड के लिए आज हमारे सोर्सेज बताते हैं टीम मॉर्निंग में निकल चुकी है। देर रात तक या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां उस इंस्टीट्यूट में पहुंची कि जहां का इसने जिक्र किया जहां से ये बीबीए एमबीए कर रहा था। तो ये तमाम जानकारियां जुटाने के लिए कानपुर पुलिस देहरादून जाएगी। धन्यवाद अमित। वाराणसी में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। घेराबंदी के दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए। ट्रक से 34 गोवंश मिले हैं। पुलिस गिरोह की जानकारी जुटा रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सुबह मिर्जापुर रोड पे एक ट्रक से गोवंश जाते हुए मुखबिर के थ्रू पता चला था, जिसमें हमारी टीम ने उसमें गोवंश को बरामद किया था। पर बरामदगी के दौरान उसमें 2 व्यक्ति थे जो इनको ले जा रहे थे, जिसमें से एक भाग निकला था तथा एक उसी की तलाश में हमारी टीमें लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें जो अभी ये है कि अभी जानकारी मिली कि वो इधर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे पुलिस और बदमाश की लेकिन मुठभेड़ हुई। औरैया में निर्माणाधीन कोर्ट भवन से लाखों रुपए की सामग्री चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। कंपनी से जुड़े हुए 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में लोहा और अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में करीब 40 टन लोहा, वाहन, कुछ उपकरण जब्त किए। इस खुलासे के बाद पुलिस टीम को एसपी ने 15,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। यहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूर व अन्य लोग यहाँ पे रखा हुआ सरिया जो है वो चोरी कर रहे थे। इसकी सूचना जो है मनोज कुमार वादी जो हैं, इनके जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा थाना दिबियापुर में दी गई। तत्काल इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई। एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन किया गया और 40 टन सरिया के साथ में और साथ साथ 3 वाहन, एक ट्रैक्टर जिसको कस्टमाइज़ किया गया था, जिसमें सरिया ये लोग लेके जाते थे छुपा के, जो कवर हो जाता था, और साथ साथ 2 गाड़ियाँ, एक i20 और एक सेंट्रो कार, ये बरामद हुआ है और इसमें 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। औरैया में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दिबियापुर क्षेत्र में करीब 5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को प्रशासन ने ध्वस्त किया। एसडीएम की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची, अवैध निर्माण को गिरा दिया। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा है।
एटा में मुस्लिम युवक पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप ने सनसनी फैला दी। परिजनों ने युवक पर आरोप लगाते हुए धर्म परिवर्तन की आशंका जताई है। परिवार ने एसएसपी से शिकायत कर बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। मेरी बहन है, रामदरबार की जुलूस निकल रहा था, वहाँ से 9 बजे के टाइम पर वहाँ से मेहता पार्क से गायब हो गई है। कब की घटना है ये? 28 तारीख की घटना है। तो कौन व्यक्ति ले गया है और आप जो है यहाँ एसएसपी साहब से मिलने आई हैं, तो क्या कहा गया? सर वैसे तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक लड़के पर शक है जिसका नाम हसन है। कहाँ का रहने वाला है? ये काशीराम कॉलोनी का रहने वाला है, ब्लॉक नंबर 23 है। तो क्या मुसलमान है। करता क्या है हसन? ठेकेदार है। उसके पापा ठेकेदार थे, उसके पापा खत्म हो गए हैं और उसका पता नहीं है। वो अभी एक लड़की को और लेकर गया था, जो मतलब ऐसे ही लेकर गया था। उसका पता मतलब उसे तो छुड़वा लिया गया। उसके पापा ने मतलब उसी टाइम कार्रवाई वगैरह की तो वो छूट गया। 6 महीने जेल काट कर आया है। पीलीभीत में चौकी इंचार्ज की ओर से हाईवे के एक ढाबे पर उत्पात मचाने और मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि दरोगा ने लोगों से गाली गलौज की। वीडियो बनाने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है। संभल में शासन के निर्देश पर मदरसों में मिड डे मील की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें शुरुआती स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम ने शहर के 2 मदरसों का निरीक्षण किया, जहां एमडीएम वितरण और बच्चों की अटेंडेंस रजिस्टर में बड़ा अंतर पाया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। जिले के अन्य मदरसों में जांच अभी बाकी है और विस्तृत जांच के बाद गड़बड़ियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। शासन से एक टीम गठित की गई है। शासन के बाद जनपद स्तर से डीएम साहब ने एक टीम गठित की है, जिसमें मैं हूँ और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। हम दोनों लोग आए हुए हैं यहाँ। संभल में 3 मदरसे हैं जो शासन द्वारा जिनको अनुदान मिलता है। तो इन मदरसों में एमडीएम भोजन की जांच की जा रही है। रिकॉर्ड से हम लोगों ने चेक किया है। कुछ अभिलेखों में कुछ कमी मिली है, तो अभी हम दोनों मदरसों का अभिलेख ले लिया है। उसको बैठ के एक बार फिर चेक करेंगे और जो गुणवत्ता है खाने की उसको देखा हम लोगों ने, खा के रोटी भी खा के देखी और दाल भी, गुणवत्ता तो सही है, गुणवत्ता में दिक्कत नहीं। लेकिन यह कि रिकॉर्ड में कुछ कमी मिल रही है। जो एमडीएम का रजिस्टर है और इनके जो अटेंडेंस रजिस्टर है बच्चों का, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति है। इस बीच प्रयागराज का एक युवक भी वहां फंस गया। मर्चेंट नेवी में कार्यरत शनि कुमार युद्ध शुरू होने से पहले दुबई से जहाज के जरिए ईरान पहुंचे थे, लेकिन अब वो वहीं फंसे हैं। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के छपिया निवासी शनि का परिवार उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित है। पत्नी विनीता ने बताया कि वहां हालात बेहद खराब हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, भोजन पानी की कमी है। परिजनों ने पीएम और मुख्यमंत्री से सुरक्षित भारत वापसी की गुहार लगाई है। मेरी उनसे बात आखिरी बार ये हुई थी कि उन्होंने बोला कि मुझे इंडियन एम्बेसी या भारत सरकार द्वारा वहां से ईरान से मुझे भारत ले आया जाए, क्योंकि यहाँ खाना और पानी का दिक्कत है और आ नहीं पा रहे हैं। साइन ऑफ उन्हें चाहिए। साइन ऑफ के लिए वो बोल रहे हैं कि हमें वहां से भारत सरकार द्वारा या इंडियन एम्बेसी के हेल्प से हम भारत वापस आ जाए। देश सरकार से और इंडियन एम्बेसी से क्या मांग है आपकी? मेरी इंडियन एम्बेसी और भारत सरकार से यही मांग है कि मेरे पति को सुरक्षित वहां से भारत ले आया जाए। जी। और खबर बदायूं से, जहां एक परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल एक परिवार का पड़ोसी से लंबे वक्त तक विवाद चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस उनकी समस्या नहीं सुन रही। इस दौरान पूरा परिवार परेशान होकर एसएसपी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लेकर पहुंच गया। तनाव बढ़ने पर परिवार की एक महिला ने जहर खा लिया, जिसको फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। परिवार का कहना है अगर पुलिस उनकी अब भी नहीं सुनेगी तो मजबूरन उन्हें गांव ही छोड़ना पड़ेगा। ये भोला आता है और लड़कियों की छेड़छाड़ करता है। मेरी पुतबहू को लाठी डंडों से मारता है और मैं मना करता हूँ तो बोले तुझे गांव से निकाल दूंगा पंचा के, तू कौन से होश में है, पुलिस तेरी कुछ नहीं करेगी। अब मेरा कोई कसर नहीं पुलिस तक। मैं तो बता रहा हूँ भोला तुझे निकाल के मार, बमिल्टा तुझे निकाल के मारूंगा। कौन है ये भोला? कुर्मी है, मेरी अकेली बकरी है वहां पर। मुकदमा चल रहा है इससे।
मुजफ्फरनगर जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। जिला सहकारी बैंक से जुड़े केसीसी धारक किसानों को अब 7% की जगह 3% ब्याज देना होगा। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई हैं। पिछले 2 सालों से किसानों से 7% ब्याज लिया जा रहा था, जिसे कम किया गया है। साथ ही पहले वसूले गए 7% ब्याज में से 4% राशि किसानों को सब्सिडी के रूप में लौटाई जाएगी। इस निर्णय से जिले के 1 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों से जो हमारी पैक्स हैं, जो हमारी सहकारी समितियां हैं, वहाँ पर 7% का ब्याज लिया जा रहा था, कह सकता हूँ लिया जा रहा है। और ये जब भी हम लोग क्षेत्रों में जाते थे, किसानों के बीच में जाते थे, हमारे सम्मानित डायरेक्टर लोग जब क्षेत्रों में जाते थे तो ये किसानों की एक बड़ी समस्या थी। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से उस 7% की ब्याज को घटाते हुए 3% ब्याज दर लागू होगी सभी किसानों पर। लगभग जनपद के 1,15,000 किसानों को सीधा सीधा लाभ होगा। प्रयागराज के चमनगंज इलाके में शॉर्ट सर्किट से पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। यमुनानगर जोन के कोरांव के चमनगंज इलाके का पूरा मामला है। देवरिया जिले में कई थाना क्षेत्रों में गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाओं से किसानों को भारी नुकसान हुआ। भटनी, एकौना, मदनपुर समेत कई इलाकों में अज्ञात कारणों से आग लगी। कई बीघा फसल जल गई, लाखों का नुकसान हुआ। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने, फसल काटने वाली मशीनों पर अग्निशमन यंत्र लगाने और आग फैलने की स्थिति में कुछ दूरी तक फसल जोत देने की सलाह दी है। अब हमारा देवरिया में गेहूं पककर पूरी तरह तैयार है और मुझे लगता है कि अगले 7 से 10 दिन में हमारा पूरा गेहूं कट भी जाएगा। मगर इसी मौसम में क्योंकि गर्मी भी बहुत है, आग की घटनाएं भी बहुत होती हैं। मैं सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि पिछली बार हमारी अपील और आपने कदम उठाए उससे हमारी आग की घटनाएं बहुत ही कम हुई थी। इस बार भी कुछ विशेष सावधानियां आपको अवश्य रखनी है। हमारे सभी कंबाइन और भूसा के जो मशीन के मालिक हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि उनके मशीनों पे एक छोटा अग्निशमन यंत्र, पानी और बालू की व्यवस्था अवश्य रहे। उसके बिना कोई भी मशीन न चले। फसलों में आग का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। गोंडा, श्रावस्ती, महाराजगंज में फसल में आग से नुकसान। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, किसानों को नुकसान का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। तो किसानों को मुआवजा दें जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं सीएम ने कि उनको उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। फसलों में आग का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। गोंडा, श्रावस्ती, महाराजगंज में फसल में आग लगी है, जिसके बाद सीएम की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। और लखनऊ से खबर है, कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर हमला। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन का जिक्र किया। कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध हुआ था, ये कहा सीएम ने। तो वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध किया गया था। याद करिए 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। 1937 में कांग्रेस ने फिर यह तय किया कि नहीं, इसके पहले 2 छंद गाए जाने चाहिए और 1938 में आकाशवाणी लखनऊ से वंदे मातरम का गायन हो रहा है। आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वह एक मंच आकाशवाणी बना था देश की आजादी के दौरान भी। और आजादी की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई विभूतियों के लिए, कृषि के लिए, युवाओं के लिए, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हस्तशिल्पियों के लिए कौन से कार्यक्रम हो सकते थे, इसमें व्यापक शोध होता था।
आकाशवाणी स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने विभिन्न कलाकारों, साहित्यकारों, महान विभूतियों को सम्मानित किया। मालिनी अवस्थी को सम्मानित करने के दौरान उन्होंने उनके पति और सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को भी मंच पर बुलाया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मुस्कुराते हुए इस बात का जिक्र किया कि मालिनी अवस्थी जी को देखकर मैंने सोचा कि आज अवनीश अवस्थी जी भी आएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा कि शाम की रोटी का भी सवाल है, तो उन्होंने सोचा कि वहां पर जाकर ताली बजा लेता हूं। तो फिर मैंने कहा कि आप भी यहां मंच पर आ जाएं। आकाशवाणी की टॉप ग्रेड कलाकार सुश्री मालिनी अवस्थी जी, लोक भाषा और लोक संस्कृति की ध्वजवाहक आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें, क्योंकि इनकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं आपका भी योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आग्रह है, हर सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष होता है। श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, मैं तभी समझ गया कि मालिनी जी जरूर होंगे, क्योंकि अवनीश अवस्थी जी आ रहे हैं तो मैं समझ लिया था कि वो आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि सामान्य तो नहीं आते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का एक समस्या होती है कि अगर न गए तो शाम की भोजन, एक समय का भोजन बंद। तो शाम की रोटी बची रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सामने जाकर के ताली बजा लूं। और वे आज यहाँ पर उपस्थित हुए तो मैंने कहा सामने मत रहो, ऊपर ही आ जाइए। आपने देखा होगा, इसलिए वो भी सामने आकर के उन्होंने भी उस पुरस्कार में, क्योंकि यद्यपि उद्घोषक हमारे गलत कह रहे थे, उन्होंने उल्टा बोला है, क्योंकि अवस्थी जी से लगता पुराना उनका संबंध है, तो उन्होंने कहा कि किसी महिला के आगे बढ़ने में पुरुष का योगदान होता है। ऐसा नहीं है, उल्टा है कि किसी पुरुष के आगे बढ़ने में महिला का योगदान होता है। लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ा पक्ष ले लिया अवस्थी जी का। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास जल्द होने वाला है। इसकी प्रस्तावित तारीख 24 अप्रैल 2026 बताई जा रही है। सीएम योगी 24 अप्रैल को इस परियोजना की आधारशिला रख सकते हैं। ये फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन पर विकसित की जाएगी। पहले चरण में 230 एकड़ जमीन पर काम होगा। इसमें फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट शामिल होंगी। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी वेव प्रोजेक्ट्स LLP इसे विकसित कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को अब हारने का डर सता रहा है, ये सरकार जाने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि दादरी रैली की कामयाबी देखकर भाजपा की भाषा बदल गई है, इनके अच्छे दिन कभी आए ही नहीं। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क और उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने गुर्जर समाज के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। गुर्जर समाज हिंदुत्व को मानता है, वो हिंदू है और वो भगवान राम और भगवान कृष्ण का पुजारी है। ये ना तो मथुरा में अपनी बात कृष्ण भगवान को मानने को तैयार है, न राम को। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तो कैसे सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। मऊ में स्कूल चलो अभियान के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के मंत्री एके शर्मा जी ने दीप जलाकर किया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक गण, अभिभावक गण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
स्वागत समारोह के उपरांत स्कूली छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसमें नृत्य और योग प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण रहे। छात्राओं ने योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश देते हुए उपस्थित जनसमूह को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद 5 अप्रैल को नोएडा में बड़ी रैली करेंगे और 2027 चुनाव से पहले चुनावी बिगुल फूंकेंगे। संजय ने कहा कि हारी हुई सीटें बीजेपी हमें दे, जीत में हम बदल देंगे। 5 तारीख को इंडोर स्टेडियम में आ रहे हैं और क्योंकि महर्षि कश्यप जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिनका रहा था, ऐसे लोगों को जो संविधान में हक मिला हुआ हक लेने के लिए वो अपना 5 तारीख को विशाल रैली इंडोर स्टेडियम नोएडा में आ रहा है। तो मैंने तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से 15 सीट लिया था, 11 हारे भी लिया, 9 जितवाया, बाकी उनके से मैं चाहता हूँ चुनाव आयोग का एक नियम आ गया कि भाई 10% सीटें लड़ना अनिवार्य है, तो ऐसे में जो हारी हुई सीटें भाजपा की हैं वो हम लोगों को दे दें, हम लोग उसको जीत में बदल दें। प्रयागराज में नकली नोट की छपाई में एसपी नेता के शामिल होने की खबर के बाद से सियासी पारा हाई है। एसपी ने बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी के साथ आरोपी की फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर आरोप लगाए, जिस पर शलभमणि त्रिपाठी ने जवाब भी दिया है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा है, जिस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। अब से थोड़ी देर में महाबहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जरूर देखिए। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि आरोपी फरार है और 25,000 का इनाम भी उस पर घोषित है। प्रयागराज में नकली नोट के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसपी और बीजेपी में सियासी तकरार शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने आरोपियों की फोटो बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि आरोपियों का ताल्लुक बीजेपी से है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, गोरखपुर और देवरिया है ही कितनी दूर। भाजपाई नकली नोट तो देश के अंदर चला रहे हैं, असली नोट देश के बाहर ले जा रहे हैं। नकली नोट चलाने वालों की तस्वीरें बीजेपी विधायक के साथ सड़क से लेकर उनके अपने कार्यालयों तक में सबूत के तौर पर मिल चुके हैं। फिर उनके कार्रवाई करने में देरी किस बात की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकली नोट तो देश में आ रहे हैं और असली नोट देश से बाहर जा रहे हैं। नकली नोट देश के अंदर और असली नोट देश से बाहर जा रहे हैं। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने एसपी पर पलटवार किया। तो ये सपा का चरित्र है, अपराध को बढ़ावा देना, अपराधियों को बढ़ावा देना, और ऐसे लोगों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी किस प्रकार से किस हद तक जा सकती है, ये इसका प्रमाण है। हम लोग तो सेवा कार्य के लिए बैठे हैं, अब उसमें किसी को भेज के फोटो खिंचवा लो, उसके बाद तुम कुछ भी षड्यंत्र रच लो, वो षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर शलभमणि त्रिपाठी ने वीडियो शेयर किया, जिसमें आरोपी ये कहता दिख रहा है कि मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। कसूर है कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूं, बस हमारी यही कसूर है। गौरी भैया थाने पे जब मैटर आया उसके बाद से कहानी यहाँ रची गई हमारे खिलाफ। इससे पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट किया, प्रयागराज में नकली नोट गैंग में एसपी नेता का कनेक्शन, लाल टोपी वाले हैं नकली नोटों के धुरंधर, एसपी की चाल, चरित्र और चेहरा उजागर, ये सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही है। 2027 में जनता एसपी को हार की हैट्रिक लगवाएगी। प्रयागराज में नकली नोट छापने के कांड में बीजेपी और एसपी एक दूसरे पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी लड़ाई तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नकली नोट के आरोपियों के साथ बीजेपी विधायक के फोटो को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। पॉलिटिकल डीएनए में है कि जब हमारे और आपके पूर्वज लड़ रहे थे आजादी के लिए, तो साजिश कर रहे थे अंग्रेजों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, महारानी को चिट्ठी लिख रहे थे, और आज भी साजिश कर रहे हैं। देश में जितने विध्वंसक कार्य हो रहे हैं, इसके साजिशकर्ता के तार कहीं न कहीं इन्हीं से जुड़े होते हैं। तो जांच क्यों नहीं करा लेते? प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है हिम्मत तो जांच करा लो, तो सफाई दो। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी तो हर काम में माहिर है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सारा काम ये करते हैं और उसमें सब लोग उसमें पूरी तरीके से यहाँ से लेके दिल्ली तक और बड़े बड़े लोग उसमें सब कुछ शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि एक पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स मिला और रिपोर्ट क्या आती है, चूहे खा गए।
नकली असली, नकली नोट हो चाहे नकली दवा है, नकली दवा जिसमें न जाने कितने बच्चे मर गए, तो ये सब भाजपा के राज में हो रहा है। भाजपा के राज में इनको संरक्षण मिल रहा है, इनको बढ़ावा हो रहा है, जिसके कारण पूरा प्रदेश ठगा जा रहा है।